महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय अजबपुरा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहसिन खान आप सभी के सामने इतिहास विषय लेकर आया हूँ। आज मैं बीए तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास जो 1761 से शुरू होकर शीत युद्ध उससे संबंधित घटनाएं गुप्त निरपेक्ष आंदोलन तक आपके सिलेबस में सम्मिलित है, वहाँ तक हम अध्ययन करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वह है पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में लड़ा गया था अफ़गान सम्राट अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य। वैसे इतिहास में पानीपत के दो युद्ध इससे पूर्व हो चुके थे जिनका अपना अलग महत्व है। जैसे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। उस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना हुई थी 1526 में। इसी तरह से द्वितीय पानीपत का युद्ध ये 1556 में लड़ा गया था अकबर और सूर शासक के मध्य। हालांकि ये युद्ध प्रत्यक्ष रूप से तो हेमू विक्रमादित्य और बैराम खां के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध का भी भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्व है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ही अकबर ने मुग़ल सत्ता को दोबारा सुदृढ़ता प्रदान करते हुए भारत में एक क्षत्र रूप में शासन किया। आइए हम अब तीसरे जो पानीपत का युद्ध है उस पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पानीपत हरियाणा में ज़िले में है और ये ऐतिहासिक युद्ध स्थली रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। पानीपत का तीसरे युद्ध का भी इतिहास में अपना अलग ही महत्व है। चूँकि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मौत हुई, उसकी मौत के पश्चात जो उत्तरोत्तर मुग़ल सम्राट हुए वे जो पिछले जो योग्य सम्राट थे औरंगज़ेब, शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर या बाबर, हुमायूं की तरह इतने योग्य नहीं थे। उत्तरोत्तर जो मुग़ल शासक थे वे काफ़ी कमज़ोर थे, अयोग्य थे और उन्हीं के समय में एक तरह से मुग़ल जो साम्राज्य था वे धीरे धीरे विघटन होने उनका शुरू हो गया था। जो इनके अधीन जो भी राज्य थे वहाँ के शासकों, नवाबों, सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता की धीरे धीरे घोषणा कर दी थी। इसी समय 18वीं सदी में ही 1737 में जो मराठा सरदार थे बाजीराव प्रथम, उन्होंने कुछ सैनिकों के साथ दिल्ली तक धावा बोला। इससे दिल्ली में मुग़ल सम्राटों की जो कमज़ोरी है वे मराठों के सामने और अन्य भारतीय शक्तियों के सामने एक तरह से आने लगी थी। इसी कड़ी में ईरान का जो बादशाह था नादिर शाह, 1739 में मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह के समय उन्होंने आक्रमण किया दिल्ली पर और दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्रों पर काफ़ी भारी लूटमार की। इससे पता चलता है कि उस समय तक मुग़ल सत्ता काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और क्षेत्रीय शक्तियाँ अपना वर्चस्व बढ़ा रही थी। इन्हीं क्षेत्रीय शक्तियों में जो दक्षिण से उत्तर की ओर आई उनमें एक थे मराठे। मराठाओं में बालाजी विश्वनाथ जो मराठा सरदार था, उसके समय से ही जो पेशवाओं की शासन शक्ति मराठों में बढ़ी और बाजीराव प्रथम के समय वो शक्ति काफ़ी आगे पहुंची। उन्होंने उत्तर भारत में अपना साम्राज्यवादी नीति का संचालन शुरू किया। इसी तरह से उनकी मौत के बाद बाजीराव ने भी उसी नीति को आगे बढ़ाया और उसी नीति के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य संघर्ष हुआ। इधर जो ईरान के सम्राट था नादिर शाह, उसकी हत्या करके अफ़गान जो उस समय सूबेदार था उनका, वह अहमद शाह अब्दाली के नाम से अफ़गानिस्तान का एक छत्र शासक बन गया। और 1748 से लेकर 1761 तक उन्होंने कई बार
तकरीबन 5 या 6 बार भारत पर अपने सैनिक अभियान किए और पंजाब, लाहौर, मुल्तान आसपास के क्षेत्रों को जीता भी, उनको लूटा भी, यहाँ तक कि दिल्ली, आगरा तक के क्षेत्रों को उन्होंने लूटमार शुरू की। चूँकि इस समय मुग़ल सत्ता काफ़ी कमज़ोर थी, तो यहाँ पर उन्होंने अपने आदमियों को नियुक्त कर रखा था, जिसमें बंगश पठान, नजीब खां काफ़ी महत्वपूर्ण था। और जो मुग़ल सम्राट थे, चाहे वो अहमद शाह हो या उसके बाद आलमगीर द्वितीय हो या फिर शाह आलम द्वितीय हो, वे इतने योग्य नहीं थे कि इन शक्तियों को, ये इनके अंदर जो दरबार में लोग हैं उनका मुकाबला कर सके। यहाँ तक कि जब 1759 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय की उनके वजीर गाजिउद्दीन ने हत्या कर दी, उसके बाद जो शहजादा अली गौहर, जो इतिहास में शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना जाता है, वे जब मुग़ल सम्राट बना, वे दिल्ली नहीं आ सका और अवध उसके आसपास क्षेत्रों को निर्वासित जीवन व्यतीत किया। जबकि तब तक वह नहीं आ सकता जब तक कि मराठा सरकार महादजी सिंधिया ने उनको दिल्ली में पुनः स्थापित, पुनः गद्दी पर ना बैठाया हो। तो एक तरह से अहमद शाह अब्दाली के जो घटनाक्रम था, उनका जो आक्रमण थे, उस समय यहाँ पर बंगश पठानों, रोहिला पठानों का काफ़ी वर्चस्व था, जिसमें नजीब खान उसके पुत्र आदि ने एक तरह से दिल्ली पर एक छत्र रूप में शासन करना शुरू कर दिया था। दिल्ली की इन आंतरिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप ही मुग़ल सम्राट आलमगीर द्वितीय के समय जो उनका वजीर था, अवध का नवाब वजीर सफदरजंग, नवाब वजीर सफदरजंग के नाम से जाना जाता था, उन्होंने एक संधि मराठाओं से की, 1752 ईस्वी में यह संधि उन्होंने की बगैर मुग़ल सम्राट की अनुमति से। और दोनों ने फैसला लिया कि मुग़लों की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की गारंटी मराठाओं को लेनी पड़ेगी, यानी कि मुग़लों के अंदर जो दिल्ली में जो भी आंतरिक विद्रोह होंगे या बाहरी जो आक्रमण होंगे, उनकी सुरक्षा का जिम्मा किसका होगा? मराठाओं का होगा। बदले में वजीर ने मराठाओं को पंजाब, सिंध और आसपास के क्षेत्रों पर चौथ वसूली करने की अनुमति प्रदान कर दी और साथ ही आगरा और अजमेर के आगरा की सूबेदारी भी उनको प्रदान कर दी। अतः अब मराठाओं को आसानी से दिल्ली और इसके आसपास क्षेत्रों पर अधिकार करने या उन क्षेत्रों का अतिक्रमण करने या वहाँ से राजस्व वसूल करने, चौथ के रूप में राजस्व वसूल करने की अनुमति एक तरह से मिल चुकी थी। इस संधि में जो मुख्य भूमिका निभाई थी वह रघुनाथ राव, जो राघोबा के नाम से भी प्रसिद्ध है, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अहमद शाह अब्दाली 1748 से ही कई बार आक्रमण कर चुका है। तो अहमद शाह अब्दाली ने 1756 में 55-56 ईस्वी में वापस भारत की ओर आक्रमण किया और पंजाब और मुल्तान को जीता और दिल्ली में पुनः एक तरह से अपने अधिकारियों को फिर से शक्तिदायी दी, ताकि दिल्ली की जो राजधानी, मुगलों की राजधानी थी, उनकी सारी डिटेल उन तक पहुँचती रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने पंजाब आदि क्षेत्रों पर अधिकार करके वापस वे अहमद शाह अब्दाली लूटमार करके वापस धन दौलत लेके यहाँ से चला गया और अपने बेटे को वहाँ पर नियुक्त कर गया। चूँकि अब 1752 में मुगल वजीर सफदरजंग व मराठों के मध्य संधि हो चुकी थी। इस संधि की थी, सुरक्षा की गारंटी भी नहीं थी। तो इस संधि के परिणाम स्वरूप ही रघुनाथ राव के नेतृत्व में बालाजी बाजीराव ने, जो उस समय पेशवा था, मराठा का पेशवा था, उन्होंने उनके नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना उत्तर भारत में पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण या दिल्ली पर फिर उसके आसपास पंजाब और आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए भेजी। रघुनाथ राव पहुंचा वहाँ पर आक्रमण करने के, चूँकि इससे पहले ही अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। हालांकि मराठाओं के पहुँचने से पहले ही वो यहाँ से जा चुका था। अतः रघुनाथ राव पहले दिल्ली आए और दिल्ली आने के पश्चात उसने जो नजीब था, नजीब-उद-दौला, उसको वापस जो मीर बख्शी के पद पर नियुक्त करके गया था अहमद शाह अब्दाली, और वजीर गाजिउद्दीन, जो इमादुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, वह वजीर था।
और अपना जो सिस्टम है वो सारा सिस्टम वो तय करके गया था आलमगीर द्वितीय के अधीन। अतः सबसे पहले दिल्ली पर आया, दिल्ली पर आक्रमण किया और वजीर नजीबुद्दौला को मराठा सरदार रघुनाथ राव ने वापस उनके क्षेत्र नजीबाबाद में भेज दिया। तो एक तरह से अहमद शाह अब्दाली को सीधी चुनौती थी कि उनके जो बनाया गया जो सिस्टम उनके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति है उनको मराठाओं ने वहाँ से खदेड़ दिया। रघुनाथ राव यही नहीं रुका, वे आगे बढ़कर पंजाब पर आक्रमण किया और पंजाब से भी आगे बढ़कर उसने अटक तक मराठाओं को अपने अधीन मराठा क्षेत्र में शामिल कर लिया, यानी कि अटक में। वहाँ पर चूंकि अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तैमूर पंजाब पर शासन कर रहा था, उसको पराजित किया और वह वहाँ से वापस अफगानिस्तान चला गया। और अटक का जो दुर्ग था और पंजाब का जो क्षेत्र था वहाँ पर अदीना बेग जो शासन कर रहा था उसी को दुर्ग रक्षक शासन के रूप में नियुक्त किया वहाँ पर सूबेदार के रूप में, और उसने 75 लाख रुपए वार्षिक देना मराठाओं को स्वीकार कर लिया। और तत्पश्चात जब अदीना बेग की मृत्यु हो गई तो साबाजी सिंधिया को पंजाब में शासन संचालन की अनुमति प्रदान कर दी मराठा पेशवा ने। अब जैसे ही मराठाओं ने दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया और दिल्ली में जो मुगल दरबार था वहाँ पर उनकी अब महत्वपूर्ण स्थान हो गया, मराठों की वहाँ पर चलने लगी। अतः नजीबुद्दौला जो उनको दिल्ली से निकाल दिया गया था उसने षड्यंत्र रचा जिसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला, सतगर्जन भी अवध का नवाब था, 1754 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु के बाद इनका बेटा शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना था, उसको साथ में लिया। रोहेला सरदार, रहमत खां, दुंदी खां आदि को नजीबुद्दौला ने अपने साथ लिया और अहमद शाह अब्दाली को संदेश भिजवाया कि आप एक शक्तिशाली सेना लेकर आइए और मराठाओं को जिन्होंने दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया उनको यहाँ से खदेड़ दीजिए। इस प्रकार से अहमद शाह अब्दाली 1759 ईस्वी में सिंध नदी को पार करते हुए पंजाब की ओर बढ़ा और पंजाब पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लिया। दत्तोजी सिंधिया, जनकोजी सिंधिया ने उनको रोकने की कोशिश भी की, परंतु वह परास्त होकर वापस लौट गए। 1760 ईस्वी में छोटा सा झड़प हुई दिल्ली के आसपास जिसमें दत्तोजी सिंधिया भी मारा गया। जब ये सूचना मराठा राज्य पूना में पहुंची, पेशवाओं का जो राज्य था वहाँ पहुंची, तो उन्होंने एक शक्तिशाली सेना तैयार की जिसका नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ को सौंपा गया। वैसे औपचारिक रूप से जो सेना का नेतृत्व था वो एक युवा जो सेना नायक था, जो पेशवा का बेटा था विश्वास राय, उसके अधीन था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ही कर रहा था। उसके अधीन एक शक्तिशाली सेना दिल्ली की ओर निकल पड़ी और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर उसने फिर से अपना शासन स्थापित किया। 1759 में कुछ घटना ऐसी भी घटित हुई जिसमें वजीर गाजिउद्दीन ने, जिसे मैंने आपको पहले बताया कि वजीर गाजिउद्दीन ने मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी। आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठा था। 1761 में जो पानीपत का युद्ध लड़ा गया था उस समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय, जो अवध में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। अतः अब जो सारा सिस्टम जो पहले अहमद शाह अब्दाली ने सेट किया था दिल्ली दरबार में वो बिगड़ गया। अतः इससे अहमद शाह अब्दाली और भी आकर्षित हुआ, वह एक शक्तिशाली लेना लेकर फिर से दिल्ली की ओर बढ़ ही रहा था। 1759 में वो निकल चुका था, सिंध नदी के पार करके पंजाब उसने आक्रमण कर लिया था और कुछ समय बाद दत्तोजी सिंधिया भी युद्ध में मारे जा चुके थे। अतः जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगस्त 1760 ईस्वी में पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने बेटे विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ जैसे व्यक्तियों, सेना नायकों के साथ शक्तिशाली सेना उत्तर भारत की ओर रवाना की ताकि वह अहमद शाह अब्दाली को परास्त कर सके। और वो संधि का भी उनका बखान था कि 1752 में जो संधि की गई थी, इसमें क्या किया गया था कि मुगलों की जो दिल्ली की आंतरिक और बाहरी रूप से सुरक्षा भी करना था। हालांकि ये संधि जो वेरीफाई थी वो मुगल सम्राट से नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी संधि का अपना अलग महत्व था। अतः दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले सदाशिवराव भाऊ और उसकी सेना ने दिल्ली से थोड़ी दूरी पर स्थित कुंजपुरा नामक क्षेत्र पर अधिकार किया, जहां पर अहमद शाह अब्दाली आदि की रसद आदि सामग्रियां मौजूद थी। तो उस पर अधिकार करने के पश्चात मराठों को ऐसा लगा कि अब इनके काफ़ी क्षति पहुंचेगी अहमद शाह अब्दाली को, क्योंकि उनके सहयोगियों आदि ने वहाँ पर काफ़ी कुछ सामग्री इकट्ठा कर रखी थी। अतः
इसके पश्चात अहमद शाह अब्दाली भी आगे बढ़ा। नवंबर 1760 ईस्वी तक, नवंबर 1760 ईस्वी तक दोनों मराठा और अब्दाली की सेना पानीपत के मैदान में आ डटी, पानीपत के मैदान में आ डटी। और कई महीनों तक इनके मध्य, जनवरी तक इनके मध्य बातचीत भी होती रही, संधि की पेशकश भी हुई एक दूसरे की तरफ से, लेकिन बात नहीं बनी, दोनों के मध्य बात नहीं बनी। अतः 14 जनवरी 1761 ईस्वी को प्रातः सुबह 9 बजे दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध पानीपत के मैदान में शुरू हो गया। प्रारंभ में 12 बजे तक हालांकि मराठे काफ़ी हावी रहे, लेकिन चूंकि अहमद शाह अब्दाली एक सुदृढ़ कूटनीतिज्ञ था, कुशल कूटनीतिज्ञ था और कुशल सेना नायक था, और उसकी जो सेना थी उसकी व्यूह रचना इस प्रकार थी, उसके पास छोटी छोटी तोपें थी, इसके अतिरिक्त उसके पास बंदूकची थे, अच्छे अफगान योद्धा थे। इसी तरह से मराठा जो सेना थी काफ़ी बड़ी तादाद थी, अहमद शाह अब्दाली से ज़्यादा तादाद उसकी बताई जाती थी। उनके पास बड़ी भारी तोपें थी, जो तोपें छोड़ी जाती थी तो वो अब्दाली की सेना के पार जाकर वो तोपें गिरा करती थी, 1 से 2-3 किलोमीटर जाकर। तो इससे भारी तोपों से और बहुत सारे जो साथ सामान थे मराठा अपने साथ लेकर गए थे, और इसी समय मराठाओं ने किसी की सुनी भी नहीं थी। उससे भरतपुर के जैसे महाराजा सूरजमल के मध्य भी बातचीत हुई थी, और महाराजा सूरजमल ने भी उनको कहा था कि जो आपके साथ स्त्रियाँ हैं, जो दास दासियाँ हैं, उनको आप पीछे ही छोड़ दीजिए बच्चों को, बाकी अपनी सेना लेकर चली जाइए। लेकिन सदाशिवराव भाऊ थोड़ा स्वभाव से अलग टाइप का व्यक्ति था, तो उन्होंने इनकी बात नहीं मानी। इसी तरह राजपूतों ने भी और सिखों ने भी मराठाओं को कोई साथ नहीं दिया, क्योंकि मराठाओं की जो छवि बनी हुई थी, एक तरह से छापामार युद्ध करते थे और लूट मार करते थे। वह किसी को देखते नहीं थे कि कोई भी, चाहे हिंदू है मुस्लिम हो, वहाँ जिनको जो लूट मार करनी थी वो कर लिया करते थे। इस तरह से मराठा भी अकेले लड़े, उधर से अहमद शाह अब्दाली के साथ अवध का नवाब भी था, नजीबुद्दौला भी था, इसी तरह कुछ और छोटे मोटे मुस्लिम शासक थे जिन्होंने ये संघर्ष किया। भीषण संघर्ष हुआ पानीपत के मैदान में। बताया जाता है कि लगभग 75,000 मराठा मारे गए, 75,000 मराठा मारे गए। मराठा को काफ़ी जनहानि हुई। जदुनाथ सरकार, एक इतिहासकार रहे हैं जदुनाथ सरकार और सरदेसाई जो मराठा इतिहासकार हैं, दोनों के मध्य तर्क विवाद, काफ़ी तार्किक रूप से दोनों एक दूसरे के मतों का खंडन भी करते हैं। तो जदुनाथ सरकार ने एक बात कही थी मराठा पानीपत के युद्ध में मराठों के पराजय के बारे में, कि महाराष्ट्र में ही कोई ऐसा परिवार बचा होगा जिसका कोई संबंधी ना खोया होगा इस पानीपत के तीसरे युद्ध में। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि मराठाओं, ये पानीपत का तीसरा युद्ध कितना भीषण युद्ध था। लगभग बताए जाते हैं कि 75,000 मराठा इस युद्ध में मारे गए। हालांकि जो मराठा इतिहासकार है सरदेसाई, वे इस बात को तो मानते हैं कि जनहानि मराठाओं को काफ़ी हुई, जनहानि उनको काफ़ी हुई, और उसके पश्चात लेकिन उनका मानना था कि राजनीतिक रूप से उनको इतनी क्षति नहीं पहुँची, राजनीतिक रूप से उनको इतनी क्षति नहीं पहुँची। उसका कारण ये बताते हैं कि कालांतर में जब माधवराव प्रथम था, माधवराव प्रथम के समय बालाजी बाजीराव की मौत के बाद जो माधवराव प्रथम के समय तक उनकी शक्ति काफ़ी अच्छी रही, और महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली में अपनी हुकूमत लगाई। लेकिन जब सर जदुनाथ सरकार और अन्य व्यक्ति इस बात का, इस आधार पर तर्क का खंडन करते हैं कि ये बात सही है कि उन्होंने दिल्ली में शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठाया मराठाओं ने, लेकिन मराठाओं ने दोबारा पंजाब और मुल्तान की तरफ उन क्षेत्रों को दोबारा लेने की कोई कोशिश नहीं की, वहाँ से कोई चौथ आदि वसूल उन्होंने नहीं की। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि उनको कितनी क्षति उठानी पड़ी थी। आइए, तो इस तरह से पानीपत का तीसरे युद्ध का जो युद्ध हुआ उसमें काफ़ी जान माल की मराठाओं को हानि पहुँची, और एक तरह से इस युद्ध का जो हम महत्व की बात करें तो 2-3 बातें हम ले सकते हैं कि पानीपत का जो युद्ध में मराठे जो पराजित हुए उसके 2-3 परिणाम महत्वपूर्ण निकले। जैसे कि मुगल सत्ता तो अपनी अवनति की ओर जा रही थी, एक तरह से उत्तर मुगल काल में, मतलब उनकी इतनी चलती भी नहीं थी, एक तरह से नाम मात्र के भी शासक थे। तो मराठा शक्ति उस समय काफ़ी उभरती हुई शक्ति थी, और एक बार तो ऐसा भी लग रहा था कि उत्तर भारत में मराठा शक्ति पूरी तरह से हावी हो जाएगी, मराठा और उत्तर भारतीय क्षेत्रों को भी अपने अधीन कर लेगी। हालांकि उन्होंने किया भी, लेकिन उसको कायम नहीं रख सके, उस सत्ता को वो कायम नहीं रख सके उनकी अपनी गलतियों के वजह से। इसका परिणाम ये निकला कि जो दक्षिण में और पूर्व में
अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी धीरे धीरे ताकत बढ़ा रही थी, अब उसको एक क्षेत्रीय शक्ति चुनौती, क्योंकि उनको मराठा चुनौती दे सकते थे, तो अंग्रेजों को इसका काफ़ी फायदा हुआ। आने वाले समय में अंग्रेजों ने बंगाल आसानी से विजय कर लिया, और इसी तरह से मराठाओं के जो दक्षिण में मराठाओं का एक वर्चस्व था, उसके बाद मैसूर राज्य का उदय हुआ हैदर अली के नेतृत्व में। तो मराठाओं की कमजोरी का फायदा हैदर अली ने भी उठाया, और अंग्रेजों ने इसको खास तौर पर उठाया, क्योंकि अब अंग्रेजों को ये पता चल गया था कि मुगल सत्ता कितनी कमज़ोर है, और मराठा भी इस युद्ध में हारने के पश्चात अब उनकी शक्ति पहले जैसी नहीं है। तो इस प्रकार से पानीपत के तीसरे युद्ध का अपना अलग महत्व है, जिन्होंने अंग्रेजों को अपनी शतरंज की बिसात बिछाने में आसानी का काम उन्होंने किया। आइए थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि मराठे जो पराजित हुए उनके पीछे क्या क्या कारण रहे। थोड़ा बहुत तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको। एक कारण तो सेना को लेकर बताया जाता है कि अब इतिहासकारों का मानना है कि अहमद शाह अब्दाली के पास एक अच्छी सुसंगठित सेना थी, और संख्या बल में भी उनसे ज़्यादा थी, और आसपास के जो मुस्लिम कुछ शासक थे वो उनसे मिले हुए थे। इसी तरह मराठाओं के साथ मराठाओं की जो सेना थी वो इतनी युद्ध कुशल भी नहीं थी। वो छापामार युद्ध पद्धति में जरूर माहिर थे, लेकिन मैदानी लड़ाई में वे काफ़ी कमज़ोर थी, जिसके परिणाम से उनको काफ़ी हानि उठानी पड़ी। इसी तरह से मराठा सैनिकों के पास रसद आदि सामग्री की काफ़ी कमी हो गई थी। उन्होंने अपनी व्यूह रचना को इस तरह तय नहीं किया कि उनको रसद आदि खाने पीने के सामान और आदि सामान आसानी से मिल सके, और आदि पड़ोसी राज्य उनको सहायता दे सके, लेकिन पड़ोसी राज्यों से उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। इसी तरह से मराठाओं का अकेले लड़ना, यानी कि मराठा सरदार आपस में एक दूसरे से मन भाव उनके मन में एक दूसरे के प्रति हीन भावनाओं की थी। जैसे कि सदाशिव राव भाव था, वे जैसे मल्हार राव होलकर जैसे मराठा सरदार थे उनकी नहीं सुनता, तो जो काफ़ी सीनियर मराठा सरदार थे, हालांकि उनकी सुना जाता तो हो सकता था कि कोई ऐसे वो राय देते जिससे कि मराठाओं को काफ़ी ताकत मिलती। बाद में जो मीटिंग्स हुआ करती थी इससे पूर्व, उनकी मीटिंगों में मल्हार राव होलकर को बुलाना भी उन्होंने बंद कर दिया था। इसी तरह से सदाशिव राव भाव जो दम्भी स्वभाव का व्यक्ति था, वे अन्य व्यक्तियों की नहीं सुनता था। इसी तरह से मराठा जो थे, वे जो उनके से सैनिक थे, वे एक छत्र शासक के रूप में नहीं लड़ रहे थे, वो विभिन्न मराठा जो सामान थे, सरदार थे, उन्हीं के अधीन लड़ रहे थे, जबकि अहमद शाह अब्दाली की सेना अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में ही लड़ रही थी। और उनके साथ जो सहयोगी राज्य छोटे मोटे जैसे कि बंगश पठानों की, अवध की जो सेना थी, उनको उन्होंने बीच में रख रखा था ताकि वह युद्ध के समय भाग ना सके। इसलिए अहमद शाह अब्दाली ने अपनी सेना को इस तरह से तय किया, और अपनी सेना को काफ़ी उन्होंने संगठित रूप से पानीपत का युद्ध लड़वाया, जबकि मराठा अकेले ही लड़े, इससे उनको क्षति हुई। इसी तरह से जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अस्त्र शस्त्र के रूप में भी वो काफ़ी पिछड़ेपन थे, उनके पास काफ़ी भारी तोपें थी, जबकि अहमद शाह अब्दाली के पास छोटी तोपें थी जो ऊँटों पे भी रखी जाती थी, जिसके माध्यम से उन्होंने जगह जगह निशाना बनाकर मराठाओं को पराजित किया। और दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली स्वयं मैदान में नहीं उतरा, युद्ध के मैदान में दूर से ही अपनी सेना को गाइड करता रहा, जबकि मराठा सरदार स्वयं सदाशिव राव भाव आदि स्वयं मैदान में उतर गए, उन्होंने युद्ध लड़ा, उनमें वो मारे भी गए। बड़े बड़े मराठा सरदार सदाशिव राव भाव, दत्ताजी सिंधिया पहले मारे चुके थे, जमकोजी सिंधिया, मल्हार राव होलकर, ये आदि बड़े जो विश्वास राव जो पेशवा का पुत्र था, उसी के सदमे में कुछ महीने बाद ही पेशवा बालाजी बाजीराव भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सदाशिव राव भाव की आलोचना तो उस समय के जो मुख्य वार्ताकारों में शामिल अवध के जो एक सामंत थे, अवध के नवाब के काफ़ी विश्वसनीय आदमी थे, काशी राज पंडित, उन्होंने भी इस पानीपत की पराजय का जो मुख्य कारण है वह मराठा सरदार सदाशिव राव भाव को ही दिया है कि उनके दम्भी स्वभाव के कारण उनको ये पराजय का सामना करना पड़ा। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था उसका जो राजनीतिक प्रभाव है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो काफ़ी पड़ा। एक समय लग रहा था कि मराठा दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में पूरी तरह छा जाएंगे, परंतु पानीपत के तीसरे युद्ध ने उनके सारे सभी पे पानी फेर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया के नेतृत्व में कुछ काम अवश्य किए, लेकिन फिर वो पश्चिमोत्तर सीमा की ओर दोबारा नहीं जा सके। इसी को लेकर सरदेसाई इतिहासकार जजुना सरकार के मध्य काफ़ी
आपस में तर्क वितर्क भी चलते हैं, जिसका आप अध्ययन करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, जो आपके आधुनिक भारत का जो पेपर शुरू होता है शुरुआत में ही, उसके ये पहले प्रश्न पत्र में आपके शुरुआत के टॉपिक्स में से एक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद।